ये कहानी है ऐसे मामूली चोरों की जिन्होंने 13 जनवरी 2006 को बैंको रियो में चोरी करके सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस कहानी की शुरुआत में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम फर्नाल्डो होता है, जो कि लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता है। फर्नाल्डो लोगों को मार्शल आर्ट सिखाकर जब एक दिन अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए फर्नाल्डो एक क्लब के बाहर खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है और यहाँ वो अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। तभी उसके पास से एक कार काफी तेजी से होकर गुजरती है, जिससे रोड का पानी फर्नाल्डो के ऊपर आकर गिरता है और इससे फर्नाल्डो की सिगरेट बुझ जाती है। इसीलिए वो अपनी सिगरेट को रोड पर फेंक देता है, पर उसकी सिगरेट रोड पर भरे पानी के सहारे आगे जाने लगती है और फर्नाल्डो सिगरेट का पीछा करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसकी सिगरेट रोड के एक गटर में जा गिरी और ये गटर ठीक बैंको रियो के सामने होता है। फर्नाल्डो इन गटर का पीछा करते करते एक नाले के पास पहुंचता है, जहां से वो देखता है कि गटर का सारा पानी इसी नाले में जा रहा है, जिसको देखकर फर्नाल्डो के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसमें वो इस नाले से बैंको रियो के नीचे जाकर एक सुरंग के माध्यम से बैंक के अंदर पहुंचकर डाका डालने को सोचता है। फर्नाल्डो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है और उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है। तब उसका दोस्त कहता है कि इस समय कई इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और इन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तब उसका दोस्त उसे एक इन्वेस्टर के बारे में बताता है। फर्नाल्डो इन्वेस्टर से मिलने जाता है, पर ये इन्वेस्टर इसे बताता है कि अभी इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और ये इन्वेस्टर फर्नाल्डो को किसी मारियो नाम के व्यक्ति के बारे में बताता है, जो कि अक्सर छोटी मोटी चोरियां किया करता है। अब फर्नाल्डो मारियो को ढूंढना शुरू कर देता है और एक क्लब के पास उसे मारियो दिख जाता है। फर्नाल्डो अब मारियो का पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ मारियो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए मारियो क्लब के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर फर्नाल्डो मारियो को एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो उसे फ्राइडे को एक आइसक्रीम शॉप पे मिलने को कहता है। पर तभी पीछे से मारियो आ जाता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर फर्नाल्डो से गुस्से में पूछने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब फर्नाल्डो उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद मारियो उसे छोड़कर चला जाता है। मारियो जब अपने घर पहुंचता है तब उसे फर्नाल्डो का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसके बाद मारियो सीधा फर्नाल्डो से आइसक्रीम शॉप में मिलने जाता है। यहाँ पहुंचने पर फर्नाल्डो उसे अपना पूरा प्लान बताता है और साथ ही उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने और मैंने मिलकर इस चोरी को अंजाम दे दिया तो इसके बाद तुम्हें कभी भी ये छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। और इसके बाद फर्नाल्डो मारियो को बैंको रियो के सामने वाले गटर के पास ले जाता है। यहाँ पर फर्नाल्डो बैंको रियो से नाले तक की लंबाई नापने के लिए बैंक के सामने वाले गटर में मीटर स्केल को लटकाता है और जब ये लोग नीचे पहुँचते हैं तब मीटर स्केल को देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ से बैंको रियो सिर्फ 18 मीटर ही दूर है। इसके बाद ये दोनों डेबोजा को भी बुला लेते हैं और आपस में इस प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। तब मारियो फर्नाल्डो से कहता है कि मान लेते हैं कि हम किसी तरह सुरंग बनाकर बैंक में घुस जाते हैं, पर बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर लगे होते हैं, जिससे सिक्योरिटी को तुरंत पता चल जाएगा कि हम बैंक में चोरी कर रहे हैं। पर यहाँ फर्नाल्डो सबको बताता है कि मैं जानता हूँ कि मोशन सेंसर कैसे काम करते हैं। मोशन सेंसर मूवमेंट को नहीं पहचानते, वो सिर्फ टेम्परेचर में हुए बदलाव को समझते हैं। और इसके बाद फर्नाल्डो इन्हें एक खास तरह के शूट के बारे में बताता है, जिसे मोशन सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाते। पर मारियो फर्नाल्डो से कहता है कि फिर हम बैंक में तिजोरी को कैसे खोलेंगे, और इस चीज का फर्नाल्डो के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए वो इन सबसे थोड़ा टाइम मांगता है। इसके बाद फर्नाल्डो सेबेस्टियन को बैंक लेकर जाता है ताकि वो बैंक के हर एक कमरे को अच्छी तरीके से समझ सके। बैंक के अंदर सेबेस्टियन सभी एम्प्लॉयज को उलझा कर रखता है और फर्नाल्डो अपने कैमरे से बैंक की फोटो लेने लगता है। सेबेस्टियन बैंक से चला जाता है, पर फर्नाल्डो बैंक की फोटो लेना बंद नहीं करता। तभी यहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले फर्नाल्डो को पकड़कर अंडरग्राउंड वाले किसी कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले उसके कैमरे से ली गई फोटोज को चेक करने लगते हैं। पर पुलिस वालों को कैमरे में एक भी फोटोज नहीं मिलती, क्योंकि फर्नाल्डो ने पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल दिया होता है। फर्नाल्डो पुलिस वालों से कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर फोटो नहीं खींच रहा था, और पुलिस वालों को उसकी बात माननी पड़ती है। पर अब तक फर्नाल्डो बैंक की हर एक जगह को अच्छे तरीके से जान चुका था कि कौन सा कमरा कहाँ पर है, और वो अपने सभी साथियों को भी बैंक के रूम के बारे में बता देता है। पर अभी भी इन लोगों के पास बैंक की तिजोरी को खोलने का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए फर्नाल्डो मारियो से बैंक का एक लॉकर किराए पर लेने को कहता है, ताकि वो बैंक के लॉकर को अच्छी तरीके से समझ सके। पर मारियो उससे कहता है कि ऐसा करने से हमारा डेटा बैंक वालों के पास चला जाएगा। तब फर्नाल्डो उसे किसी दूसरे ब्रांच में लॉकर किराए पर लेने को कहता है। अब मारियो किसी दूसरे बैंक में जाता है, जहाँ वो एक लॉकर किराए पर लेता है, जिसके बाद सभी लोग सुरंग को खोदना शुरू कर देते हैं। पर आधी सुरंग को खोदने के बाद इनकी मशीन खराब हो जाती है। तब फर्नाल्डो मारियो से एक नई मशीन लाने को कहता है, मगर यहाँ मारियो उससे पूछता है कि क्या तुमने तिजोरी को खोलने का कोई तरीका ढूंढा। पर फर्नाल्डो के पास अभी तक तिजोरी को खोलने का कोई तरीका नहीं होता है। इसीलिए मारियो को लगने लगता है कि तिजोरी खोलने का तरीका जाने बिना हम बैंक में चोरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मारियो यहाँ से चला जाता है और इसी वजह से इनका आगे का काम यहीं पर रुक जाता है। अब एक दिन जब फर्नाल्डो अपनी जीएफ के साथ बैठा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और फर्नांडो सीधा मारियो से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि दिन के समय बैंक में चोरी को रोकने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और रात के समय चोरी को रोकने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके साथ ही वो मारियो को बताता है कि बैंक में सामने से होने वाली चोरी को रोकने के लिए सिस्टम है और सुरंग से होने वाली चोरियों को रोकने के लिए भी तरीके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जो कि दोनों जगहों से की जाने वाली चोरी को रोक सके। और बैंक के अंदर हम दोनों जगहों से घुसेंगे, सामने से और सुरंग से, इसलिए उनको लगेगा कि बस ये कोई मामूली से चोर है जो कि चोरी करके मेन गेट से निकलना चाहते हैं। इसी कारण से उन लोगों के दिमाग में सुरंग का ख्याल तक नहीं आएगा और हम बैंक से चोरी करके सीधा सुरंग से निकल जाएंगे। मतलब हम बैंक के अंदर सामने से घुसेंगे तो, पर हम सामने से निकलेंगे नहीं, बल्कि हम सुरंग से निकलेंगे। और अब तक फर्नांडो ने बैंक के लॉकर को खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया होता है, इसीलिए मारियो भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग बैंको रियो में सामने से घुस जाते हैं और सेबेस्टियन सुरंग के माध्यम से बैंक के अंदर पहुंचता है, जिसके बाद इनके कुछ साथी यहाँ पर लोगों को बंदी बना लेते हैं। बैंक की तिजोरी से पैसे और जेवर निकालकर बोरे में भरना शुरू कर देते हैं, पर अब तक बैंक के बाहर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस वाले इनसे सरेंडर करने को कहते हैं, मगर ये लोग इन पर ध्यान नहीं देते। तब ये ऑफिसर अंदर कॉल लगाता है और मारियो इनका कॉल रिसीव करता है। मारियो ऑफिसर से कहता है कि मुझे पता है तुम अपने आदमियों को बैंक के अंदर भेज रहे हो और अगर तुमने तुरंत अपने आदमियों को वापस नहीं बुलाया तो मैं यहाँ एक एक करके लोगों को मार दूंगा। इतना सुनकर ये ऑफिसर अपने आदमियों को नीचे बुला लेता है। दरअसल फर्नांडो ने मारियो से बताया होता है कि जब तक हम बैंक के अंदर तिजोरी खोलेंगे तब तक तुम्हें बैंक के बाहर पुलिस वालों को उलझा के रखना होगा, जिससे उनके दिमाग में सुरंग का ख्याल तक ना आ सके और उन्हें बस ये एक मामूली सी चोरी लगे। अब बैंक के अंदर एक व्यक्ति को टॉयलेट लगी होती है और वो इनसे टॉयलेट जाने के लिए कहता है। तब मारियो उस व्यक्ति को बैंक के बाहर भेज देता है ताकि पुलिस वालों को लग सके कि अंदर मौजूद चोर हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। जब ये व्यक्ति बाहर पहुंचता है तो इस केस का इंचार्ज उससे पूछता है कि अंदर कितने लोग थे, मगर ये व्यक्ति इतना डरा हुआ होता है कि अपनी पेंट में ही टॉयलेट कर देता है। तब ये ऑफिसर मारियो के पास कॉल लगाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा वकील ढूंढ सकता हूँ जो कि तुम्हारी सजा कम करा सकता है, क्योंकि अभी तक तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाया है। अब बैंक के अंदर किसी का फोन बजने लगता है। तब ये लोग इनसे पूछते हैं कि ये किसका फोन है। तब एक बूढ़ी औरत इन्हें बताती है कि ये मेरा फोन है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तब ये लोग यहाँ पे इस बूढ़ी औरत का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिससे इस बूढ़ी औरत को काफी अच्छा लगने लगता है और इसके बाद ये लोग इस बूढ़ी औरत को छोड़ देते हैं। इस केस का इंचार्ज मारियो को कॉल लगाता है और मारियो उससे अपने आप को सरेंडर करने की बात कहता है। मारियो ऑफिसर को एक वकील का नंबर देता है ताकि वो उसकी सजा कम करा सके। इधर ये लोग काफी देर से तिजोरी खोल रहे होते हैं, इसीलिए इनकी जो तिजोरी खोलने वाली मशीन होती है वो काम करना बंद कर देती है। तब सेबेस्टियन फर्नांडो को बताता है कि इस मशीन को ठीक होने में 5 मिनट लगेंगे क्योंकि ये मशीन काफी गर्म हो गई है। अब जब इंचार्ज मारियो के वकील को कॉल लगाता है तब इनका कॉल मारियो के दूसरे फोन पर लगता है। दरअसल मारियो ने इन्हें खुद का नंबर दिया होता है और वो इनसे वकील बनकर बात करना शुरू कर देता है। ये लोग फोन पर इसे इस केस के बारे में बताते हैं। तब मारियो इनसे वकील की आवाज में बात करता है और वो इनसे थोड़ी देर में वहां पहुंचने को कहता है। इधर जब इन लोगों की मशीन काम करना शुरू कर देती है तो ये लोग फिर से तिजोरी को खोलना शुरू कर देते हैं और उसमें से पैसे निकाल कर बोरी में रखने लगते हैं। जब इन लोगों को लगने लगता है कि अब हमें इस चोरी को रोक देना चाहिए तब ये लोग अगला फेज शुरू करते हैं। ये पैसों से भरी बोरियों को सुरंग से नीचे ले जाने लगते हैं। अब इंचार्ज मारियो के वकील को कई बार कॉल लगाता है मगर उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए ऑफिसर को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी उसकी नजर बैंक के सामने एक गटर पे पड़ जाती है। उसे यहाँ पर इसी तरह के कई और गटर भी दिखाई पड़ते हैं और अब ये ऑफिसर इन चोरों का पूरा प्लान समझ जाता है। लेकिन अब तक इन चोरों ने लगभग सभी बोरियों को नीचे पहुंचा दिया होता है और इन चोरों के पास जो नकली गन्स होती हैं उन्हें वो एक लाल कपड़े पर रख देते हैं। दरअसल इनका प्लान बैंक में नकली गन्स लेकर घुसने का था, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक इन्होंने लोगों को बंदी बनाया हुआ है तब तक कोई भी पुलिस वाला इनके ऊपर गोली नहीं चलाएगा और बाई चांस ये अगर पकड़ भी लिए गए तो भी इन नकली गन्स की वजह से इनकी सजा कम हो जाएगी। अब फोर्स नाले की ओर से गटर के अंदर जाने लगती है। अब ये लोग भी सभी रूम की साफ सफाई करके जिस रास्ते से आए होते हैं उसी रास्ते से सुरंग के नीचे जाने लगते हैं। पर जब सबसे लास्ट में मारियो और फर्नांडो सुरंग के नीचे जा रहे होते हैं तब ये दोनों अलमारी को होल के सामने रख देते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर आया ही ना हो। और इनके जाने के तुरंत बाद ही बैंक के अंदर इंचार्ज घुस जाता है, लेकिन उसे बैंक के किसी भी कोने में चोरों का नामो निशान तक नहीं मिलता। अब जब ये चोर लोग नीचे पहुंचते हैं तब ये दूसरे रास्ते से आगे जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि नाले वाले रास्ते से फोर्स आ रही है। पर यहाँ इन लोगों की बोट का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, इसीलिए रडर के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर अब इंचार्ज की नजर रूम में रखी हुई अलमारी पे पड़ती है और वो जब अलमारी को हटाकर देखता है तो उसे वही सुरंग दिखाई देती है जहाँ से चोर जा चुके होते हैं और इसी सुरंग से इंचार्ज और फोर्स नीचे जाने लगती है। पर अब तक इन चोरों की भी बोट स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए ये लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद सीढ़ी के माध्यम से गटर के ऊपर जाने लगते हैं।
और इनके ऊपर पहले से ही एक वैन खड़ी होती है जो कि ठीक गटर के ढक्कन के ऊपर खड़ी होती है। और ये लोग इसी वैन में पैसों से भरी बोरियों को रखने के बाद इसी में बैठ जाते हैं और इस गटर के ढक्कन को बंद कर देते हैं, जिससे किसी को भी इन लोगों के ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब इंचार्ज और फोर्स सुरंग से नीचे पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि चोर यहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए फिर से बैंक में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें चोरों का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया है और ना ही हम यहाँ पर असली हथियार लाए थे। इसके साथ ही इन लोगों को चोरों की नकली गन्स रखी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर ये सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। हम इन चोरों को देखते हैं जो कि अब काफी अमीर हो चुके हैं। ये लोग इन पैसों को आधा आधा बांटकर ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। मगर एक दिन एल्बर्टो की वाइफ उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है, इसलिए उसको अपने पति पर काफी गुस्सा आता है और गुस्से में उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन जाके अपने पति के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने बैंको रियो में चोरी की। और इसके बाद पुलिस तुरंत एल्बर्टो को पकड़ लेती है। एल्बर्टो के माध्यम से एक एक करके इस ग्रुप के सभी लोग पकड़ लिए जाते हैं और सबसे लास्ट में इस चोरी का मास्टरमाइंड फर्नाल्डो भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इन सभी को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्होंने चोरी के दौरान किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था और ये अपने साथ बैंक में कोई भी असली हथियार नहीं लाए थे। इसलिए इन सभी चोरों की सजा कम कर दी जाती है और इन्हें थोड़े टाइम के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब फर्नाल्डो जेल से बाहर आता है तब मारियो उसे एक महंगी कार में लेने आता है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन पुलिस को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। इसीलिए इन्होंने सभी पैसों में से आधे पैसे छुपा दिए थे और इस तरह ये मामूली से दिखने वाले चोर सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। अंत में हमें इस चोरी की कुछ रियल इमेजेस दिखाई जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।